गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम अपने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, जो हमारी यूनिट नंबर 2 थी उसमें एक वेंडरवॉल वाला फोर्सेस वाला टॉपिक रहता है, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी। तो नेक्स्ट यूनिट हम अपनी स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट यूनिट है हमारी यूनिट नंबर 3 थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। यहाँ पे नई नई बातें तुम्हें जानने को मिलेंगी। अभी तक जो हम फिज़िक्स पढ़ते आ रहे थे ना, वो हमारी नॉर्मल जैसे हम बातें करते हैं नॉर्मल फिज़िक्स है। यहाँ पे हमारी थोड़ी अजम्पशंस, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, हाँ ऐसे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन में बातें होंगी, एक के रिलेटिव दूसरी। जैसे मान लो हम पहले बातें करते थे, चलो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बताए, मैं सिंपल बातों से शुरू करती हूँ, ठीक है। डेली लाइफ से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ, एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। देखो भाई, यहाँ पे ये जो रिलेटिविटी टर्म है ना, इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक लाइन है, ये गेम मेरे हिसाब से तो बहुतों ने खेला ही होगा। आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, मान लो फ्रेंड है राम। राम ने बोला कि इस लाइन को टच किए बिना इससे बड़ी, या फिर इस लाइन को बड़ा करके दिखाओ, या फिर इससे बड़ी लाइन खींच के दिखाओ, ठीक है, इस लाइन को टच किए बिना। तो आप चौक लोगे, मतलब मेरे हिसाब से जिसमें दिमाग थोड़ा किया ही होगा उसने ये। तो इससे हमने लाइन ये बड़ी खींच दी, तो ये लाइन है ए बी, ये लाइन है सी डी। ये लाइन क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या हो गई है, बड़ी है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक लेंथ है, ये हमारी क्या है, एक लेंथ है, जिसकी लेंथ है ए बी। ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है सी डी, एंड सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। इसको कहने का एक और तरीका भी हो सकता है, ए बी इज लेस देन सी डी, ठीक है। मतलब कि अगर तो मैं सी डी की तरफ से देखूँ तो ए बी छोटा है, ए बी के लिए देखूँ तो सी डी बड़ा है, मतलब बात तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब लेंथ क्या है, रिलेटिव टर्म है, लेंथ इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला है, लेंथ इज ए रिलेटिव टर्म, लेंथ इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है भाई। अब हम मान लो पोजीशन को देखते हैं। अब मान लो हम एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल सेकंड देखो। मान लो ये एक रोड है, ठीक है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है। भाई देखो, ड्राइंग पे बिल्कुल नहीं जाना है, कोई मेरा ऐसे मजाक नहीं उड़ाएगा ड्राइंग को लेके। मैं अपनी कोशिश पूरी कर रही हूँ बन जाए। ऐसे ये खटारा कार है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है अंदर, ठीक है। अब देखो ये कार यहाँ पे खड़ी है, एक तुम्हारा कोई फ्रेंड इस तरफ है और तुम्हारा एक कोई फ्रेंड इस तरफ है, ठीक है। अब ऐसे हैं, एक के लिए तो ये जो कार है वो किसके कैसे है, राइट साइड में, ये राइट साइड में है, और एक ये लेफ्ट साइड में है। तो दोनों के लिए जो पोजीशन है वो कार की वो क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए जो पोजीशन है वो डिफरेंट है, इसके लिए जो पोजीशन है वो भी क्या है, डिफरेंट, जबकि कार तो एक ही है और वो रोड पे ही खड़ी है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पोजीशन है वो भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है भाई, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, कि हम एक दूसरे को रिलेट करके देख रहे हैं कि उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ कैसी दिख रही है, मेरे पर्सपेक्टिव से वो चीज़ कैसी दिख रही है। दिस इज द रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं पोजीशन इज ए रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, और एक बॉल ये है। मान लो ये ए बॉल है, ये बी है, ये सी है। देखो भाई, ए के लिए जो बॉल बी है वो क्या है, बड़ी है, लेकिन सी के लिए जो बी बॉल है वो क्या है, छोटी है, क्योंकि सी उससे भी बड़ी है, ठीक है। इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, ठीक है।
यानी कि एक बॉल है बी, बॉल बी ही है, उसको ए से देखने पर तो क्या है, ए से ए बॉल, ए जो बॉल है उसके पर्सपेक्टिव से मैं देख रही हूँ तो ये बॉल है बड़ी। अगर मैं सी के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ तो ये बॉल सी के लिए क्या है, छोटी। इट मीन्स ये क्या है, साइज। साइज भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। साइज भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, साइज इज अ रिलेटिव टर्म। अच्छा, अब जो बात कर रही हूँ वो ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो ये एक ट्रेन है भाई, मान लो तुम्हारा क्या जाता है, ठीक है, ये इसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स से बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये एक ट्रेन है जो आगे जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, मान लो पी है, ये यहाँ पे रेस्ट में है। ये किस में है, रेस्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक अनदर पर्सन है, बना ही देती हूँ, ड्राइंग सही है मेरी, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक अनदर पर्सन है जिसका नाम है क्यू, ठीक है। ये यहाँ पे स्कूटर से जा रहा है, गोइंग ऑन स्कूटर, स्कूटर विद द स्पीड, विद इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, मान लो वेलोसिटी, मान लो इधर जा रहा है ना डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इसकी मान ली मैंने 20 किलोमीटर पर आवर से, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इतनी बात क्लियर। मान लो एक और पर्सन है, मैं तो बनाऊंगी भाई चाहे क्या सही बने, ठीक है। ये पर्सन है आर, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, मान लो ये साइकिल पे जा रहा है, गोइंग ऑन साइकिल, ऑन बाईसाइकिल होता है भाई, साइकिल ही लिखेंगे, ठीक है। साइकिल विद वेलोसिटी, वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, सिचुएशन है ये, समझ में आई सिचुएशन, ठीक है। क्या है, एक ट्रेन है, इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो कि है रेस्ट में। अब यहाँ पे मैं तीनों की सिचुएशन कंसीडर करूँगी, पी, क्यू और आर के लिए। जो ये स्पीड है, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है, वीटी बोल देती हूँ, ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसे मैं वीटी बोल देती हूँ। तो इसके लिए वीटी की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए वीटी की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए वीटी की वैल्यू कितनी होगी। वीटी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है भाई। देखो भाई, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। वीटी के लिए, अच्छा ये तो रेस्ट में है, इसको तो ये उतनी स्पीड से दिखेगी 60 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई, ठीक है ना। तो इसके लिए तो ये क्या हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अच्छा, क्यू भी इधर जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन भी इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या है, यहाँ पे क्यू को जो स्पीड दिखेगी वो 60 - 20 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर दिखेगी, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट आता है काइनेमेटिक्स में +1 क्लास में, और ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, तो मैं समझ के चल रही हूँ ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ ये मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, अगर तो दो वेलोसिटी मान ले, एक ए पर्सन है जो वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, एक अनदर पर्सन है बी जो वी बी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और मेरे को जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है वो होगी वी ए माइनस वी बी। अब मान लो वी ए मेरा इधर जा रहा है ए स्पीड से, वी बी इधर जा रहा है अनदर स्पीड से, तो क्या करूँगी मैं, होगी तो ये भी सब्ट्रैक्ट ही, जैसे वी ए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इससे अपोजिट है, तो माइनस वी बी ऐसे करके लिखूंगी। तो ये हमारी जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी है इसके लिए वो आ जाएगी, ठीक है भाई। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है।
तो अब आ जाओ, ये देखो 60 से इधर जा रहा था, ये इधर कहाँ जा रहा था, 20 से इधर ही जा रहा था, तो इसको इस ट्रेन की जो वेलोसिटी या जो स्पीड मैं बोल सकती हूँ कितनी दिखेगी, 20 किलोमीटर पर आवर जाती हुई दिखेगी। इतनी बात क्लियर। अच्छा, ये यहाँ पे पर्सन है आर ये पर्सन है, तो यहाँ पे क्या है, गोइंग ऑन द बाईसाइकिल विद द वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, जबकि ट्रेन जा रही है इधर 60 किलोमीटर पर आवर से। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे 60, इसे कितनी स्पीड दिखेगी, 60 माइनस का 10, अच्छा मैंने माइनस क्यों लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 10 इज इक्वल टू में 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसे जो ट्रेन की स्पीड दिखेगी वो कितनी दिखेगी, 70 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। ठीक है भाई, यानी कि इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखने वाली हूँ। अभी तक मैंने क्या लिखा, लेंथ इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है भाई, लेंथ इज ए रिलेटिव टर्म। अच्छा, हमारी पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है भाई, साइज इज अ रिलेटिव टर्म। और ये क्या है हमारा, हम इससे बोल सकते हैं मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। हमारा मोशन भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो वेलोसिटीज आ रही है तीनों के लिए डिफरेंट आ रही है। एक के लिए मान लो 60 किलोमीटर जो रेस्ट में था, जो इधर ही जा रहा था 20 किलोमीटर पर आवर से, उसे ट्रेन की स्पीड कितनी दिखेगी, 40 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। वो जो इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, उसे ट्रेन की स्पीड कितनी दिखेगी, 70 किलोमीटर पर आवर दिखेगी। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा भाई, तो यहाँ पे है ना हम बात किसकी करते हैं, हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब आई, जब हमारे जो न्यूटन्स के लॉज थे ना वो फेल हो गए। न्यूटन्स के जो लॉज थे वो क्या है, फेल हो गए। न्यूटन्स के जो लॉज थे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करते हैं, और हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ने पड़ते हैं, जहाँ पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहली बात तो ये क्या टर्म है भाई, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बताती हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ज़्यादा इसमें इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाऊंगी। जब न्यूटन्स के जो लॉज अभी तक पढ़ के आए हो ना, वो वैलिड कर जाए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसे बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब न्यूटन्स के जो लॉज है वो वैलिड ना करें, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या है भाई, हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूँ एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक हमारे पास है इनर्शियल, बेटा डिटेल में भी इसके बारे में बातें करेंगे। आज मैं थोड़ा इसको इंट्रोडक्टरी बना रही हूँ कि थोड़ी तुम्हारी रिलेटिविटी से रिलेटेड थोड़ी समझ बने। ठीक है, जो हमारे बुक के टॉपिक है उनको मैं कल टच करूँगी। ठीक है, आज मैं थोड़ा तुम्हें ये बता रही हूँ कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक तरफ है मेरे, ठीक है, एक तरफ है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस क्या होंगे, जहां पर न्यूटन लॉ वैलिड हो जाए। न्यूटन लॉज आर वैलिड। कैसे वैलिड होंगे वो भी बातें करूंगी। यहाँ पर हमारे न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते, वैलिड नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, तो क्या है, कैसे वैलिड हो जाए, यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, और एक्सेलरेशन 0 कब होगी, जब वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रह जाए, कांस्टेंट। इस फ्रेम में एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें मैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। देखो, पहले हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, एक लिफ्ट है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से। ठीक है,
यहाँ पे एक स्ट्रिंग से एक मास हैंग कर रखा है, मान लो m मास को मैंने हैंग कर रखा है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग पर कौन सी फोर्स लग रही होगी? टेंशन फोर्स लग रही होगी। एक मिनट में ब्लू पेन देख लियो, ज़्यादा ऑरेंज नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। तो इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है वो है टेंशन फोर्स। इस जो ये वेट हैंग किया है, इसका नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण जो वेट होगा वो होगा mg, ठीक है। तो इसे हम कंसीडर करके चल रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब होगा? जब एक पर्सन मान लो यहाँ पर है, ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ऑब्जर्वर, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इस लिफ्ट को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है? लिफ्ट को। तो उसे ये चीज़ कैसे दिखाई देगी? उसके लिए होगा कि ये जो कंप्लीट लिफ्ट है ना, ये कहाँ पर जा रही है? ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आएंगी वो क्या बन के आएंगी? इसका FBD बना लेते हैं। ये m मास है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा है mg, ऊपर की तरफ जो इस पे फोर्स लग रहा है वो टेंशन T लग रहा है। ये कंप्लीट सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते थे? T, ठीक है ना, माइनस mg, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड ला पता होगा। तो ये अपने पास यहाँ पे क्या है? नेट फोर्स है T माइनस का mg। क्यों हमने T पॉजिटिव क्यों लिया? हमने इसलिए लिया क्योंकि सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है। T माइनस का mg इज इक्वल टू ma। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? T इज इक्वल टू mg प्लस में ma। जब ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था ना, तब उसे ये इक्वेशन मिली। अब मैं सिचुएशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखती हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है जिस फ्रेम में सिचुएशन हैपनिंग हो रही है, जो वो घट रहा है उस सिचुएशन में, उसी फ्रेम में बैठ के देखना, उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान रखना भाई। अभी ये ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्वर, मैंने तो स्पेलिंग ही पूरी नहीं की, ठीक है। तो ये अभी ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा था। तो अब ये ऑब्जर्वर को मैं इस लिफ्ट के अंदर ही बिठा दूं तो वहां पे क्या है? तो अभी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? 0 है। ये रेस्ट से ऑब्जर्व कर रहा है। अभी मैं इस ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर ही बिठा दूं तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जाएगा भाई। और इसके लिए जो वो अंदर वाला सिस्टम है वो रेस्ट पे नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी वो एक बार देखते हैं। मान लो ये वही मेरे पास लिफ्ट है, ठीक है। इस स्ट्रिंग से यहाँ पे अगेन एक मास टंगा हुआ है m, अगेन ये लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। इस बार मैंने ऑब्जर्वर को बिठा दिया इस लिफ्ट के ही अंदर। ये मेरा ऑब्जर्वर है O, ठीक है। तो ऑब्जर्वर है यहाँ पे ये है। अब इसके लिए ये सिस्टम किस में है? रेस्ट में, क्योंकि पूरा ही सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो अब ये किस में है? अब ये ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा सिस्टम इस बार ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसके लिए एक्सेलरेशन 0 थी इसकी, ठीक है। तो अब यहाँ से ये देख रहा है तो इस पे कौन से फोर्स लगेंगे? देखो अगेन स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगेगा? टेंशन फोर्स। इसका वेट नीचे लगेगा mg। तो अब ये देख रहा है यहाँ पे, तो इस पे 2 ही तो फोर्स लग रहे हैं। एक अपने पास लग रहा है T फोर्स, ये m मास है, और एक नीचे की तरफ लग रहा है इस पे mg। इसके लिए सिस्टम किस में है? रेस्ट में। तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसके लिए ये सिस्टम रेस्ट में हो गया, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी ना। तो अगेन यहाँ पे लगा दो F नेट इज इक्वल टू में ma लगा दो। ये इसी से इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो F नेट कितना है? T अपने पास कितना आ गया? माइनस mg इज इक्वल टू में m, एक्सेलरेशन कितनी है? 0। T माइनस mg इज इक्वल टू में 0, T इज इक्वल टू में mg। यानी कि दोनों फोर्स इक्वल आ गए ये अपने पास, ठीक है। ये वाली का सिचुएशन किस में है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। समझ में आया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं न्यूटन्स laws holds only in inertial frame of reference, inertial frame of reference, ठीक है भाई। ये हमारे पास कहानी है इनर्शियल फ्रेम की और नॉन इनर्शियल फ्रेम की, ठीक है।
बुक में कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बुकिश लैंग्वेज से, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएंट और इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ को भी पढ़ेंगे। अच्छा, वेरिएंट क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो जो चेंज हो जाती हैं चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, और जो चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं होती वो हमारे पास क्या होती है? इनवेरिएंट क्वांटिटीज़, ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये भी बोल सकते हो भाई, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तो रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट मतलब ये रेफरेंस किसको शो कर रहा है? रिस्पेक्ट को, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, जैसे मान लो किसी को अपना एड्रेस बताते हो तो क्या बताते हो कि भाई दिस कॉलोनी एंड दिस कॉलोनी में दिस गली नंबर एंड दिस गली नंबर, वो गली नंबर है, मान लो गली नंबर 4 में बोला तुमने, गली नंबर 4 में तुम ये बताओगे कि भाई मंदिर के साथ है, मंदिर के पीछे है, या फिर भाई कोई और साइन है, उस दुकान फलाना किराना स्टोर के पास है, ठीक है। ऐसे कुछ साइन बताते हो ना, या वहाँ मेरे घर के पास पीपल का पेड़ है, उसके पास मेरा घर है, दो घर छोड़ के ब्लू वाला जो गेट है वो मेरा घर है। ऐसे कुछ रेफरेंस पॉइंट देते हो ना, तभी तो किसी को आपका घर मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर अपने घर का नंबर देते हो, नंबर नहीं है तो जैसे गांव में नंबर वगैरह आई थिंक नहीं होते हैं घरों के, तो क्या नंबर नहीं होते तो वहाँ पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क देते हैं कि इस पेड़ के पास है मेरा घर, इस गली से राइट साइड पे मुड़ के ये आइडेंटिफिकेशन है, उससे इतने कदम चलेंगे, 10 कदम चलेंगे तो मेरा घर है, ठीक है। ये कुछ रेफरेंस पॉइंट बताने पड़ते हैं ना भाई, तो ये होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के हो गए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल जो अभी तक हम जितनी फिजिक्स अभी तक पढ़ी है वो हमारी सारी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही पढ़ते हैं। अब रिलेटिविटी में हम नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम दोनों में बात करेंगे, ठीक है। बेसिक तुम्हें पता चल गया क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बेसिक था अबाउट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है बेटा। यहाँ पे टाइम के साथ साथ कैसे चीज़ें वेरी होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से अगर चीज़ें चल रही है तब क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने बेसिक समझ दी है कि एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में या दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखने पर दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि लेंथ एक रिलेटिव टर्म है, पोजीशन भी एक रिलेटिव टर्म है, सिमिलरली साइज भी एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में वो छोटा है, दूसरे के रिस्पेक्ट में वो बड़ा है, ठीक है ना। इसी तरह मोशन मैंने बताया, मोशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, वो भी क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। थोड़ा मैंने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को बताने की कोशिश की, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वेशन अलग आ रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारी इक्वेशन अलग आ रही है, ठीक है। तो डिफरेंस है इनमें। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होते, यानी कि जहाँ पर लिमिटेशन शुरू हो जाती है न्यूटन्स लॉज में, वहाँ पर शुरू होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है भाई। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक बार आपकी बुक में स्टार्टिंग के 2-3 आई थिंक 3 पेजेस हैं, उनको एक बार रीड करने की कोशिश करना। मेरा इतना ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपको थोड़ी समझ बनेगी, ठीक है। आगे का जो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ना है इसमें। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।